नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा जगत के चैनल दोस्तों राष्ट्रहित में चैनल जायसवाल कोचिंग सेंटर पर। मैं आपके साथ दोस्तों जायसवाल सर। दोस्तों आज की वीडियो में गद्यांश प्लस पद्यांश के क्वेश्चन ला रहे हैं। हल करने का जबरदस्त फार्मूला ढूंढ कर लाए हैं। पहला पार्ट दोस्तों अपलोड हो चुका है और यह सेकंड पार्ट है। यूट्यूब में पहली बार ऐसी क्लासेज हो रही हैं दोस्तों। जी हाँ, 15 में से 15 पूरे मार्क्स आएंगे। साथ ही साथ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी लेकर आ रहे हैं, जो साथ में इसके अलावा भी और क्या आपके गद्यांश पद्यांश से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो पूरा एक कैलकुलेशन यानी कि कंबाइंड क्वेश्चन है, सिलेक्शन वाला वीडियो है और तैयारी भी हमें सिलेक्शन की कर रहे हैं दोस्तों। और होना भी चाहिए दोस्तों, क्योंकि हम प्रिपरेशन करते हैं, पढ़ते हैं एक सरकारी सीट के लिए, मेहनत करते हैं एक सरकारी सीट के लिए। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न स्क्रीन पर है। तो दोस्तों पहले हम यहाँ पे लाए आप लोगों के लिए क्या है, गद्यांश। जी हाँ, गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ के आपको 5 क्वेश्चन बताना है यहाँ पर। इसके बाद पद्यांश बताएंगे। आइए गद्यांश को पढ़ लेते हैं। हम भी पढ़ेंगे, आप भी साथ साथ में पढ़ते जाइए। समझना है तो वीडियो पॉज भी करते जाइएगा। कल्पना और व्यक्ति की पश्चात समीक्षा क्षेत्र में इतनी अधिक मुनादी हुई कि काव्य के और सब पक्षों से दृष्टि हटकर इन्हीं पर जा जमी। कल्पना काव्य का बोध पक्ष है और कल्पना में आई रूप व्यापार योजना का कवि या श्रोता के अंतः साक्षात्कार का बोध होता है। पर इस बोध पक्ष के अतिरिक्त काव्य का भाव पक्ष भी है। कल्पना को रूप योजना के लिए प्रेरित करने वाले और कल्पना में आई हुई वस्तुओं में श्रोता या पाठक को रमाने वाली रति, करुणा, क्रोध, उत्साह, आश्चर्य इत्यादि भाव या मनोविकार होते हैं। इसी से भारतीय दृष्टि भाव पक्ष को प्रधानता दी और रस के सिद्धांत की प्रतिष्ठा की। पर पश्चिम में कल्पना की पुकार के सामने धीरे धीरे समीक्षकों का ध्यान जो है भाव पक्ष से हट गया और बोध पक्ष ही पर भिड़ गया। तो काव्य की रमणीयता उस हल्के आनंद के रूप में ही मानी जाने लगी, जिस आनंद के लिए हम नई नई सुंदर, भड़कीली और विलक्षण वस्तुओं को देखने जाते हैं। इस प्रकार कवि तमाशा दिखाने वाले के रूप में और श्रोता या पाठक तटस्थ तमाशबीन के रूप में समझे जाने लगे। केवल देखने का आनंद, कुछ विलक्षण को देखने का कुतूहल मात्र है। ये रहा आपका गद्यांश और इससे रिलेटेड प्रश्न आइए हम देखेंगे। पहला प्रश्न है इस गद्यांश से रिलेटेड कि कवि या श्रोता को अंतः साक्षात्कार बोध किसका होता है, व्यक्तित्व का, विलक्षणता का, कल्पना में आई रूप व्यापार योजना का या मनोविकारों का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कवि या श्रोता जो है अंतः साक्षात्कार बोध किसका होता है, वह होता है कल्पना में आई रूप व्यापार योजना का। आइए हम आप लोगों को दिखाते हैं अंतः साक्षात्कार बोध। अब देखिए कहाँ पर आया है। अब यहाँ पर हम देखेंगे अंतः साक्षात्कार बोध का। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे आप लोग सभी लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे। कल्पना काव्य का बोध पक्ष है और कल्पना में आई रूप व्यापार योजना कवि या श्रोता का अंतः साक्षात्कार का बोध होता है। तो ये लाइन आपका पहला ही क्वेश्चन का आंसर है। तो इस टाइप से हम यहाँ पे कहीं घबराने की जरूरत नहीं होती दोस्तों। गद्यांश में पद्यांश में थोड़ा उसमें ज़्यादा होता है, पद्यांश में कठिनता होती है पहचानने में, लेकिन यहाँ पे पूरा प्योर एंड श्योर आपका लिखा रहता है, सेम टू सेम, केवल अर्थ समझने वाली बात होती है। तो पहला प्रश्न क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और हमने बता भी दिया था आप लोगों को कैसे यहाँ पे खोज करना है प्रश्नों की। पहले आप अपने आप को अच्छे तरीके से गद्यांश को पढ़ लीजिए, इसके बाद क्वेश्चन आप जवाब देखेंगे तो आप लोगों से बहुत ही आसानी तरीके से सॉल्व होगा। आइए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन इस गद्यांश का कि भारतीय दृष्टि में काव्य ने किस सिद्धांत की प्रतिष्ठा की। भारतीय दृष्टि में काव्य ने किस सिद्धांत की प्रतिष्ठा की है, तो वह है आपका रस की सिद्धांत। जी हाँ, हमने पढ़ा था, ध्यान करिए दोस्तों। भारतीय दृष्टि में काव्य ने किस सिद्धांत की प्रतिष्ठा की है, तो रस की सिद्धांत की। दोस्तों यहाँ पे क्या है, गद्यांश और क्वेश्चन साथ में नहीं ले आ सकते हम, थोड़ा यहाँ पे परेशानी है। तो इसके लिए आप लोग क्या करते हैं, गद्यांश को या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एक बार पढ़ लीजिएगा, 2-3 बार गद्यांश को पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, फिर इन क्वेश्चनों को करिए। और पीडीएफ फाइल हम आपको अपलोड कर देंगे, टेलीग्राम में ज्वाइन कर लीजिएगा, सर्च करिए जायसवाल कोचिंग सेंटर, वहाँ पे पीडीएफ फाइल अपलोड कर देंगे तो आप लोग आसानी से वहाँ पर देख सकते हैं। पहले यहाँ समझ लीजिए, सीख लीजिए दोस्तों। केवल देखने का आनंद क्या है, हमने गद्यांश भी पढ़ा था, केवल जो देखने का आनंद होता है
वह होता है कुछ विलक्षण को दिखाने का कुतूहल मात्र। आपने यह पढ़ा होगा वाक्य, जी हाँ, केवल देखने का आनंद जो है कुछ विलक्षण को दिखाने का कुतूहल मात्र होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है इस गद्यांश का, कल्पना काव्य में कौन सा पक्ष है? जो कल्पना काव्य है इसमें कौन सा पक्ष है? तो हमने पढ़ा था, ध्यान कीजिए, क्या पढ़ा था? बोध पक्ष। जी हाँ दोस्तों, कल्पना काव्य में कौन सा पक्ष है? तो बोध पक्ष हो जाएगा। और अगला प्रश्न इस गद्यांश से कि काव्य में पश्चात समीक्षा क्षेत्र में सर्वाधिक चर्चा किस तत्व को लेकर हुई है? सर्वाधिक जो चर्चा किस तत्व के लेकर हुई गई है इस काव्य पश्चात समीक्षा क्षेत्र में? तो किस तत्व को लेकर हुई है? कल्पना और व्यक्तित्व की। जी हाँ, कल्पना और व्यक्तित्व तत्व को लेकर काव्य में पश्चात समीक्षा क्षेत्र में सर्वाधिक चर्चा की गई है। ये रहा गद्यांश के आपके 5 क्वेश्चन लिए हैं। अब आइए काव्यांश यानी पद्यांश देख लेते हैं। इसको ध्यानपूर्वक पढ़कर आपके जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न हैं आपको देखना है, 76 से 80 यहाँ पे दिया गया है। इसके अलावा भी हम 20 क्वेश्चन ऐसे बताएंगे जो इससे और भी क्वेश्चन बन सकते थे, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, बहुत ही अच्छा वीडियो है। आइए पढ़ लेते हैं दोस्तों काव्यांश। अंबर बने सुखों की चादर, धरती बने बिछौना, मिट्टी से सोना उपजाओ इस मिट्टी से सोना, यह मिट्टी जगती की जननी, इसको करो प्रणाम, कर्म योग के साधन बनना ही सेवा का काम। हाल उठा हाथ से हल को, बीज प्रेम के बोना, चना मटर जौ धान बाजरा और गेहूं की बाली, मिट्टी से सोना बन जाती, भर भर देती थाली। दूध दही पी पी मुस्काए मेरा श्याम सलोना, हीरा मोती लाल बहादुर कह कह तुम्हें पुकारे, खुशहाली हर घर में लाए बिगड़ी दशा सुधारे। अब ये रहा आपका काव्यांश पद्यांश था। अब इससे अब आइए रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। अंबर किसकी चादर बने? जी हाँ दोस्तों, अंबर किसकी चादर बने हमने यहाँ पे देखा था। आइए एक क्वेश्चन आपको दिखा लेते हैं। जी हाँ, अंबर किसकी चादर बने? अंबर बने सुखों की चादर। क्या दिया है? अंबर बने सुखों की चादर। अंबर किसकी चादर बन रही है? सुखों की चादर बन रही है। तो क्वेश्चन तो दोस्तों यही पूछा जा रहा है। क्या क्वेश्चन है कि अंबर किसकी चादर बने? तो सुखों की चादर बने। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? यह मिट्टी किसकी जननी है? जगती जननी है, जगत की जननी है, यानी जगत की माता है। तो जननी मतलब क्या होता है? माता होता है। तो माता भैया किसकी होगी? पुत्र की माता होगी। ये ध्यान देना है, जगत यहाँ पे नहीं होगा। क्यों होगा? कि यह मिट्टी किसकी जननी है। जननी मतलब क्या होता है? माता होता है। तो माता किसकी होगी? पुत्र की होगी ना दोस्तों। क्या होगी? पुत्र की माता होगी। तो यहाँ पर यह मिट्टी किसकी जननी है? पुत्र हो जाएगा। और इन्हीं प्रकार के क्वेश्चन को क्या है यहाँ पे आपका कंफ्यूज हो जाते हैं हम लोग। कंफ्यूजन यही इन्हीं प्रकार इस टाइप के क्वेश्चन पर होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इस पद से ले रहे हैं दोस्तों, काव्यांश से। किसके साधक बनना पंक्ति की पूर्ति सही शब्द से कीजिए। किसके साधक? जी हाँ, किसके साधक बनना? तो आइए हम देख लेते हैं कर्मयोग। आप देखेंगे काव्यांश में कर्मयोग के साधक बनना पंक्ति की पूर्ति सही है। कर्मयोग के साधक बनना, देखिए हठ योग, ज्ञान योग, भक्ति योग नहीं है, कर्मयोग। जी हाँ, जब आप काव्यांश गद्यांश पढ़ते हैं तो उसका भाव अपने मन में, अंतरात्मा में जरूर आपको एक बार अवतरण कीजिए। प्रश्न ये कि श्याम सलोना क्या क्या पीकर मुस्कुराता है? तो हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा भैया? श्याम सलोना क्या क्या पीकर मुस्कुराता है? तो सभी लोग आपने देखा होगा दूध दही, दूध दही लिखा गया था। तो श्याम सलोना दूध दही पीकर मुस्कुराता है। अगला प्रश्न इस काव्यांश से कि खुशहाली हर घर में लाए बिगड़ी दशा। अब इस पंक्ति को पूर्ण करना है। बहुत ही सरल क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, बहुत ही सरल क्वेश्चन आते हैं, समझने वाली बात होती है। 50% क्वेश्चन होंगे बहुत सरल आएंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन होते हैं जो आपको टॉप रैंक हासिल करवाते हैं। तो इस पंक्ति को पूरा करेंगे। क्या पूरा करेंगे? सुधारे, यानी कि खुशहाली घर घर में लाए बिगड़ी दशा सुधारे। तो ए ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। और इससे रिलेटेड आइए क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 दिशाओं का समाहार का समासिक शब्द होगा। 4 दिशाओं का समाहार, इसका समासिक पद क्या हो जाएगा? सभी लोग कमेंट करेंगे अगर आप लोगों से बन रहा है दोस्तों। सभी मेरे प्यारे शिक्षक बंधु एक बार दिल से लाइक करेंगे और कमेंट फीडबैक में जरूर दीजिए कैसा वीडियो लगा दोस्तों। जी हाँ, कमेंट फीडबैक जरूर दें, सपोर्ट करें। ऐसे वीडियो बहुत सारे मैं लाने वाला हूँ, क्योंकि मेहनत यहाँ पे दिन दोगुनी चार चौगुनी। जी हाँ दोस्तों, दिन दोगुनी चार चौगुनी मेहनत मैं कर रहा हूँ। सिर्फ एक सरकारी सीट सभी आपको लें,
ये शिक्षा जगत का परिवार है, सभी आप परिवार के मेंबर है और सभी मेंबरों का अधिकार है कि आप एक सरकारी सीट अध्यापक के तौर पर आप लोगों को मिले। जरूर ये आपकी मेहनत का नतीजा है और आपकी मेहनत का फल मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, जरूर मिलेगा। पूरी मेहनत और कर्मठता से मेहनत करते रहिए, सफलता आपके कदमों पर जरूर होगी। प्रश्न पर आते हैं कि 4 दिशाओं का समाहार का समासिक शब्द होता है, तो यह होता है चतुर्दिक। जी हाँ, 4 दिशाओं का समाहार चतुर्दिक कहलाता है। और अगला प्रश्न यह है कि किस एक कर्मधारय समास नहीं है। अभी निम्नलिखित में से एक बताना कर्मधारय समास नहीं है। अब देखिए इन प्रकार के प्रश्नों में बहुत अच्छा, देखिए दोपहर, मृगनयन और नराधम, क्या लिखा है, दोपहर, मृगनयन और नराधम ये कर्मधारय समास है, लेकिन जो चंद्रमुख है ये कर्मधारय नहीं है। चंद्र के मुख के समान चंद्रमुख, आपने सुना होगा, कौन सा समास होगा चंद्रमुख में, हमें कमेंट करके बताएं चंद्रमुख में कौन सा समास होगा। चलिए कमेंट करें, फीडबैक दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शब्द में अल उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ये बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन आए हैं अभी तक। आप 8-10 साल के पेपर एग्जाम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देख लीजिए दोस्तों। अगर ऐसा ना मिले और आने वाले क्वेश्चन एग्जाम पैटर्न पर ऐसे क्वेश्चन ना आ जाए तो समझ लीजिए भैया ऐसा तो हम कर नहीं सकते हैं। जी हाँ, हम ऐसा कर ही नहीं सकते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। बेहतरीन प्रिपरेशन करने के लिए जरूर लाइक और शेयर सपोर्ट करें दोस्तों। जी हाँ, आप लोगों को प्यार, स्नेह और सपोर्ट की ज़रूरत है हमें। जी हाँ दोस्तों, आप लोग क्वेश्चन पे बताइए कि अल उपसर्ग का प्रयोग, उपसर्ग कहाँ लगता है, पहले लगता है, शब्दों के पहले जो लगता है वह आपका उपसर्ग कहलाता है। तो उपसर्ग अल उपसर्ग किस शब्द में लिखा है भैया, तो अलमस्त। जी हाँ, अल यहाँ पे उपसर्ग है और मस्त आपका शब्द हो जाएगा। संस्कृत में उसी को धातु बोलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रत्यय युक्त है। तो प्रत्यय युक्त जो शब्द है बाजीगर। आप बाजीगर में कौन सा प्रत्यय है आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताएंगे। और अगला प्रश्न यही है कि किन विकल्पों में अनेकार्थी शब्द समूह पहचान कर चिन्हित करना। अनेकार्थी शब्द यानी एक ही शब्द को अनेक अर्थ कह सकते हैं, जिसे हम पर्यायवाची बोलते हैं। तो अनेकार्थी शब्द समूह पहचान कर चिन्हित करना है। तो आप लोग वीडियो पॉज कर हमें आप लोग पढ़ सकते हैं। राइट आंसर होगा अंग, अव्यय, अंश, शरीर। ये सभी अनेकार्थी, यानी शरीर को अंश भी बोला जाता है, अव्यय भी, अंग भी बोला जाता है, ये अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। जी हाँ, क्या होगा, अनेकार्थी, अर्थ एक हो लेकिन शब्द आपके अलग अलग है। अनेकार्थी शब्द अंक के विकल्पों में से कोई एक विकल्प गलत या उसका चयन कीजिए। एक विकल्प गलत बताना है और कौन सा है गलत, देखिए क्या है, आइए चूज करते हैं। आइए यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं। गोद हो गया, हृदय हो गया, अध्याय हो गया, अनेकार्थी शब्द अंक के विकल्पों का। अब अंक का अनेकार्थी देखना है तो अंक का जो अनेकार्थी देखेंगे, लेकिन जो गलत चयन है वह है ब्रह्मा। अंक क्या होगा, ब्रह्मा नहीं हो सकता, हृदय, गोद और अध्याय हो जाएगा। तो डी ऑप्शन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो जाएगा। और अगला प्रश्न यही है कि वादी वादी युग्म के सही अर्थभेद का चयन है। वादी वादी यह एक युग्म है और इसका अर्थभेद बताना है, सही, वो भी सही अर्थभेद बताना है। तो वक्ता गरिष्ठ भोजन, वादी वादी मतलब वक्ता गरिष्ठ भोजन होगा, ये सही, इस युग्म का सही अर्थभेद होगा। तो 87 का आपका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। और अगला प्रश्न यही है दोस्तों, प्रश्न यह है कि अंतर और अनंतर शब्द, ये दोनों शब्द हैं, बहुत बार एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, बहुत सोच समझ के ये प्रश्न लाए गए हैं और ये आपके पद्यांश काव्यांश लाया गया है। तो अंतर अनंतर शब्द युग्म का सही अर्थभेद चयन करना है। अगर हमें चयन करने के लिए बोला जाए और सही चयन जो होगा भिन्नता और बाद में, अंतर मतलब भिन्नता और अनंतर मतलब बाद में। जी हाँ दोस्तों, बाद में। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ये जो पंक्ति है एक भाषा की लोकगीत है। आइए पढ़ते हैं कि पूरब से आई रेलिया पछियूं, ये आई जहाजिया। पूरब से आई रेलिया पछियूं, ये आई जहाजिया। पिया के लाद ले गई हो, रेलिया हो गई मोर सवतिया। पिया के लादी ले गई हो। ये आपका क्या है दोस्तों, एक लोकगीत है। अब यही बताना है कि यह किस भाषा का लोकगीत है। यह जो है किस भाषा का है, ब्रज भाषा का, बुंदेली है, गढ़वाली है, अवधी है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जब हम पढ़ेंगे, उस भाषा को समझेंगे, तभी हम बता सकते हैं। तो अवधी भाषा का, जी हाँ, यह जो आपका लोकगीत है अवधी भाषा का लोकगीत है। और अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, ये भी प्रश्न है कि कौन सा अलंकार है। इन पंक्तियों में अलंकार बताना है कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। अब इसमें अलंकार दोस्तों बताना है। बहुत बार उदाहरण एग्जाम्पल आपने देखा होगा, लेकिन इसका जो अलंकार है
वह होता है, क्या होगा, क्या होगा, अतिशयोक्ति अलंकार। यानी बढ़ा चढ़ाकर जहाँ पे बातें की जाती है वहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार होता है। वही यहाँ पे कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, यानी पूंछ में आग लग नहीं पाई है और लंका सारी जल गई। कैसे जल गई भैया, लेकिन यह आपका होगा अलंकार, यह होता है अतिशयोक्ति अलंकार होगा, जहाँ पर आपकी बढ़ा चढ़ा के बातें की जाती है। और अगला प्रश्न यही है कि जनु अशोक अंगार दीन्हा मुद्रिका डारु तब, जनु अशोक अंगार दीन मुद्रिका डारी तब, मानो झूम रहे हैं तरुवी मंद पवन की झोंकों से। अब इस पंक्ति में अलंकार कौन है, जनु अशोक अंगार दीन मुद्रिका डारी तब, मानो झूम रहे तरुभी मंद पवन के झोंकों से। ये दोस्तों पंक्ति में अलंकार होगा, वह होगा उत्प्रेक्षा अलंकार। जी हाँ, यहाँ पे क्या होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा और आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। और अगला प्रश्न ला के रहें दोस्तों कि छंद की हर पंक्ति को चरण या क्या कहा जाता है। जो छंद की हर पंक्ति होती है उसको चरण के अलावा क्या कहा जाता है, क्या बोला जाता है, तो पाद बोला जाता है। ध्यान दीजिएगा, जो छंद की पंक्तियां होती हैं उनको चरण या पाद कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं और समझने वाली क्वेश्चन है, और यही क्वेश्चन आते हैं। और इन क्वेश्चनों को हमने अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर लिया तो सिलेक्शन नहीं, टॉप रैंक हासिल करेंगे। और इसके बाद हिंदी पेडागॉजी, हिंदी शिक्षण शास्त्र की क्लास होगी, उसको जरूर ज्वाइन करें दोस्तों। और फिर आपको इवनिंग में 4 बजे समथिंग आपकी रहेगी बाल विकास यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी की। और आप हमें ट्विटर में भी फॉलो कर सकते हैं, सर्च करें जायसवाल कोचिंग सेंटर, वहाँ पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो पंक्तियाँ किस छंद की है, छंद पहचानना है। सुखी मीन जे नीर अगाधा, जिम हरि शरण न एकऊ बाधा, मीन बिलग जल से जब होती, तड़प तड़प निज जीवन खेती। किस छंद की है, किस छंद की पंक्तियां हैं, तो यह आपके चौपाई। जी हाँ, यह चौपाई की पंक्तियां हैं दोस्तों। किसकी पंक्तियां हैं, चौपाई की है। सभी लोग कमेंट करें। जी हाँ, जय हिंद वंदे मातरम। सभी मित्रों को, सभी शिक्षक बंधुओं को मेरा प्यारा से जय हिंद वंदे मातरम। सभी दोस्तों को, सभी गृहिणियों को, सभी आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, क्लास अटेंड करते हैं, डेली करते हैं, बहुत ही अच्छा। जी हाँ, प्रश्न है कि इन 6 वाक्यांशों में से प्रथम व अंतिम निश्चित है, यानी प्रथम और अंतिम जो है आपका निश्चित है, इसको उचित क्रम में व्यवस्थित करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। पहला पद और जो अंतिम पद है ये दोनों क्या है, आपके निश्चित हैं, यानी पहला और छठवां। ध्यान दीजिए, स्वदेश प्रेम के ये निश्चित है, और बड़े से बड़ा त्याग किया है ये निश्चित है, और इनको यहाँ सेट करना है, क्रम सही करना है। आइए देख ले सही क्रम क्या होगा, सही क्रम क्या होगा, आइए देख लेते हैं। क्रम में व्यवस्थित करना है तो राइट आंसर इसका क्या होगा। जी हाँ, इसका राइट आंसर है सी होगा, वा या लारा। क्या है, वा या ला रा, यानी स्वदेश प्रेम के वशीभूत होकर नागरिकों ने देश के आह्वान पर सदा बड़े से बड़ा त्याग किया है। जी हाँ, स्वदेश प्रेम के वशीभूत होकर नागरिकों ने देश के आह्वान पर सदा बड़े से बड़े त्याग किया है। यानी कि पहले ये होगा, यानी दूसरे नंबर पे आएगा, फिर इसके वशीभूत होकर नागरिकों ने तीसरे में ही आएगा, ठीक है, चौथे में ये आएगा, पांचवें में आएगा, छठवां आपका ही है। तो ये आपका क्रम सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, प्रश्न यही पूछा जा रहा है। यहाँ पर भी वही चीज़ दी गई है कि वाक्यांश दिए गए हैं और प्रथम अंतिम आपका निश्चित है, सही है, और इसमें शेष उचित क्रम बताना है, ये आपके दिया गया है, ठीक है। तो पहला और अंतिम जो पद है फिक्स है, और नेक्स्ट हमें बताना है कि यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन है, 95 नंबर क्वेश्चन है, और इसका आंसर जो होगा बी होगा, रावा लाया। क्या होगा, रावा लाया, रा वा ला या, 5वें नंबर पे आएगा। यानी आज भी ग्रामीण समाज में गांव के प्राथमिक स्कूल के अध्यापक को एक धनी किसान से अधिक आदरणीय स्थान प्राप्त है। क्वेश्चन क्या है, उचित क्रम क्या है कि आज भी जो है ग्रामीण समाज में गांव के प्राथमिक स्कूल के अध्यापक एक धनी किसान से अधिक आदरणीय स्थान प्राप्त है। और इन प्रकार के क्वेश्चनों को लाना बहुत ही अच्छा, आप लोग समझ गए होंगे कि आप लोगों को यहाँ पे चलता है कि आप लोग इन क्वेश्चनों को
सॉल्व करने में सामर्थ्यवान हासिल है या असामर्थ्यवान है आपके कि नहीं है। और जो इन प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं वही दोस्तों टॉप रैंक हासिल करते हैं। और जायसवाल कोचिंग सेंटर इसके लिए बहुत ही यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं कि आप लोग दोस्तों सिलेक्शन तो होना ही है। अगर आप लोग हमारे साथ मेहनत करते हैं सिलेक्शन होना है, लेकिन हम सोच रहे हैं हमारे इस परिवार का, शिक्षा जगत के परिवार का, जायसवाल कोचिंग सेंटर का टॉप रैंक भी यहाँ पे अध्यापक हासिल करे। जी हाँ, अध्यापक हासिल करें। मेरे सभी शिक्षक बंधु से निवेदन है, मेहनत करें, टॉप रैंक हासिल करें और इस परिवार का नाम रोशन करें। जी हाँ, अपने साथ अपने परिवार और इस छोटे से एक यूट्यूब चैनल शिक्षा जगत के चैनल को भी एक प्रेम और स्नेह प्रेम से सम्मानित करें। तो अब अगला प्रश्न यह है कि इन ऑर्डर ऑफ मेरिट का अर्थ क्या होता है। इन ऑर्डर ऑफ मेरिट, अब बोलेंगे इंग्लिश कहाँ से आ गया, इसका अर्थ आपको हिंदी में बताना है, तो ये भी ज्ञान होना चाहिए। तो इन ऑर्डर ऑफ मेरिट क्या होता है, यह होता है योग्यता क्रम से। इन ऑर्डर ऑफ मेरिट मतलब होता है योग्यता क्रम से। और अगला प्रश्न यह है कि अपरिहार्य का अंग्रेजी पर्याय क्या होगा। अपरिहार्य को अंग्रेजी में क्या बोला जाता है, तो इसको बोला जाता है, क्या बोला जाएगा, अनवॉइडेबल। जी हाँ, क्या बोला जाता है, अनवॉइडेबल बोला जाता है अपरिहार्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों, जो यहाँ पे हो सकते हैं, जो भी चांसेज हैं क्वेश्चन आने के, जो भी संभावनाएं हैं, हर संभावना को हम फेस कर रहे हैं, हर संभावना को आपके सामने ला रहे हैं, क्योंकि एक भी क्वेश्चन हमें छूटना नहीं। हमारा टारगेट है दोस्तों हिंदी पेडागॉजी और प्लस आपके गद्यांश पद्यांश 30 ऑफ 30। जी हाँ, शांत रस की उत्पत्ति कब होती है, सभी लोग कमेंट के माध्यम से बताएंगे। शांत रस की उत्पत्ति कब होती है, तो शांत रस की उत्पत्ति होती है संसार से वैराग होने पर। जी हाँ, शांत रस की उत्पत्ति कब होती है, संसार से वैराग होने पर शांत रस की उत्पत्ति हो जाती है। और एक रस हमने आपके सामने लाया है और इस रस को बताना है कि कौन सा रस है। सिर पर बैठो काग, आंख दो खात निकारत, खींचह जीवहि सियार, अति आनंद उर्धारत। दोस्तों एमपी बोर्ड की आप बुक में देखेंगे हिंदी की, 10th क्लास में उदाहरण था। जब मैं पढ़ता था 10th क्लास में, मुझे आज भी याद है कि यह उदाहरण है, हो सकता है आज भी हो सकता है कि यह उदाहरण होगा। तो किस रस का है दोस्तों, तो यह आपके बीभत्स रस का है, जिसका स्थायी भाव जुगुप्सा होता है। तो ये किसका है, बीभत्स का है। और अगला देख लेते हैं, अगला यह है कि निषेधवाचक वाक का चयन करना, निषेधवाचक वाक बताना है। तो निषेधवाचक वाक कहाँ है भैया, देख लेते हैं। सिंह बड़ा ताकतवर जानवर है, यहाँ तो निषेध नहीं है क्योंकि सिंह होता ही है। क्या सिंह बड़ा ताकतवर जानवर है, ये भी है। अरे सिंह बड़ा ताकतवर जानवर है, तो यहाँ तीनों में से कोई निषेध नहीं है। निषेध वाचक कैसे होता, देखिए इनमें से कोई नहीं है, यहाँ पे डी होगा, लेकिन हम बता देते हैं कैसे होगा निषेधवाचक। सिंह बड़ा ताकतवर जानवर नहीं है, अगर नहीं शब्द होता, निषेध मतलब समझ नकारात्मक समझ लीजिए, नेगेटिव, तो यहाँ पे कोई ऐसा शब्द ही नहीं है वाक्य में नहीं जो कि निगेटिविटी हो, नेगेटिव है ही नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। दोस्तों ये रहा है आपके गद्यांश पद्यांश का वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा और आप लोग बहुत अच्छा इसको सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें दोस्तों। जी हाँ, और ऐसे ही क्लास डेली आएंगी, आप लोग लाइक और सपोर्ट करते रहेंगे तो ऐसे क्लास की झड़ी हम लगाएंगे। यानी हमारा जो टारगेट होगा एक वह सरकारी सीट सभी प्यारे मित्रों का, सभी शिक्षक बंधुओं का, सभी शिक्षक ये परिवार है, सभी जायसवाल कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल के परिवारों का। तो सभी दोस्तों का जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद साथियों।